बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में खुशामदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। मैं हूं आसमा इकबाल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। हमेशा की तरह, रोजाना की तरह, जब से कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई है, पहले केस से लेकर आज तक जो बताया जा रहा है कि 1900 के करीब पाकिस्तानी इसकी वजह से शहीद हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। हम आपको अपडेट रखे हुए हैं। आज भी हम इस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ आपको बताएंगे कि दुनिया के नक्शे पर किस तरह से दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस, कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान ये कर चुका है। टिड्डी दल के हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर हमारे साथ मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, मुख्तलिफ तज्जियाकार आज के न्यूज़ शो में मौजूद होंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जब बात हो रही है कोरोना वायरस की, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर के इस्तेमाल से, मास्क के इस्तेमाल से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम से उनको फेस कर रहे हैं, बहुत सी जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। तो आज अजहर हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके हवाले से एनसीओसी की जानिब से हेल्पलाइंस का भी इजरा किया गया है, व्हाट्सएप नंबर्स का भी इजरा किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में अपने देखने वालों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या diabetes के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या diabetes के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, वफाकी वजीर असद उमर ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा उन्होंने ये है कि अगर हम गुज़श्ता 100 दिन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया है कि 1900 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुए हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में वो तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया है जो हमें इख्तियार करना चाहिए था। बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें अपने लाइफ स्टाइल के अंदर लेकर आना थी, लेकिन शायद अभी हम उनके लिए तैयार नहीं हैं। कब तैयार होंगे, उसमें कितना वक्त लगेगा, ये अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन असर देखने में तो यही आ रहा है कि हमारी जानिब से क्योंकि इसको संजीदा नहीं लिया गया, तो अब हमें इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हमें अब कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि 1900 पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। और इसकी वजह ज़्यादातर यही है कि हम लोग एहतियाती तदाबीर को उस तरह से अपना नहीं रहे जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान हमें अपनाने को कह रही है। अगर तो हम एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तभी हम इससे मुकाबला कर सकते हैं और इससे लड़ने की हम ताकत रख सकेंगे, वरना तो यही होता रहेगा कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे केसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर को जरूर अपनाएं। बिल्कुल जी। बार बार ये रिक्वेस्ट हमारी जानिब से भी की जा रही है। मुख्तलिफ वज़रा, इंतजामिया के एहलकार जब सामने आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, यही दरख्वास्त करते हैं। अमल दरामद इस पर नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, कहा यह जा रहा था कि लॉकडाउन जो है मुल्क भर से ही उठा देना चाहिए। बहुत सारे इलाकों में हम देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन में बहुत ज्यादा नरमी कर दी गई है। लेकिन आज ये बताया गया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से कि जी अभी भी बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां लॉकडाउन बरकरार है। 700 के करीब उन्होंने कहा कि इन इलाकों की तादाद है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन क्यों है, सवाल ये बनता है। जबकि पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक कारोबारी जिंदगी जो है वो खुल चुका है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने आज बताया यह है कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि उन इलाकों में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा, उन इलाकों को अभी भी बंद किया जाएगा
जहां पर कोरोना केसेस ज्यादा होंगे। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक सही स्ट्रेटेजी है, पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने के बजाय ये ज्यादा बेहतर है कि जिन इलाकों में अगर केसेस सामने आते हैं वहां लॉकडाउन किया जाए, वहां पर लोगों की आमदरफ्त जो है उसको महदूद कर दिया जाए ताकि जो केसेस हैं ये ज्यादा जगह पर ना फैल पाए। बिल्कुल आसम, और मजीद उनका कहना था कि इसकी मुद्दत का तयन करना तो जाहिर है किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि कोरोना वायरस हमारे मुल्क में या दुनिया में कब तक रहेगा और कब इसका खात्मा होगा, लेकिन इसका ये हो सकता है कि हमें अपने जो रवैये हैं उनमें तब्दीली करना होगी और हमें अब कोरोना वायरस के साथ ही गुजर बसर करना होगा और इसी तरह से हम इस मोहलिक वायरस के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीख लेंगे और फिर हमारे लिए शायद इतना मुश्किल ना हो। मजीद उनका कहना था कि जो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला है उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और स्टेटिस्टिक्स बताते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से लड़ते हुए जो तिब्बी अमला है उनका 3% इससे मुतासिर हुआ है। बिल्कुल जी, उन्होंने मजीद क्या कहा है आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं आपको। कोविड-19 को जो वर्कर्स डील कर रहे होते हैं खास तौर पर क्रिटिकल केयर में, उनके चांसेस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस आर हायर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे नंबर्स अमंग हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इन्फेक्शन है इट इज फार लोअर देन व्हाट वी हैव सीन इन यूरोप। हमारे 3% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड नहीं है पाकिस्तान में अभी भी, और हम इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। हो ये रहा है जी पाकिस्तान में कि गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 4000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5000 के करीब कहा जा सकता है क्योंकि 4734 केसेस गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी हमारे जो आवाम है इसको समझने में कि कितना खतरनाक, कितना मोहलिक है, इससे किस तरह से बचना है, ये चीज़ें जानते तो हैं लेकिन इस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत हाल क्या है ये कुछ आपको मालूम है, कुछ हम आपको बता देते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर आप में बहुत ज़्यादा सीरियस अलामात ना हो, आपकी हालत कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है तो फिर आप घर पे ही खुद को क्वारंटीन करें। खामखा अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम सबको मालूम है कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। वाहिद इलाज इसका सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये देखने में आता है कि आपको ज़्यादा खतरा है, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ बहुत सारे मरीज कोरोना के आते हैं, तो ज़्यादा खदशा इस बात का है कि अगर आप में नहीं भी है कोरोना, अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए गए हैं तब भी आप इस मरज़ में, इस वबा से इसका शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि खुद को घर में क्वारंटीन कीजिए और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास कुदरती तौर पर, उनका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल आसमा, और यहाँ पर यह भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर तो आपको कोई सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन यानी कि सेहत के हवाले से मसाइल दरपेश नहीं है तो आप अस्पताल जाना अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको अस्पताल जाना ना पड़े। इससे एक तो ये होगा कि हमारा जो तिब्बी अमला है उन पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और दूसरा आप इस खतरे से भी दो चार नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो हम जानते हैं आसिम रिजवान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में अब तक 93,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की तादाद 59,000 से ज्यादा है। शिफायाब अफराद की तादाद 32,581 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर अब तक 12,459 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 541 अफराद इस जानलेवा वबा के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौटने वाले अफराद का कहना है कि एहतियात के जरिए इस वबा से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज रखी जा सकती हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वक्तन जो एसओपीज जारी होती थी उसके मुताबिक वो क्वारंटाइन का वक्त मैंने गुजारा और उसके बाद अल्लाह के फजल से फिर मैं आफ्टर 16 डेज में मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। खुदारा जो WHO, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत सेहत और महकमा सेहत जो हदायत आपको दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें,
اپنے لیے، اپنے پیاروں کی خیر خیریت کے لیے. اس کو مذاق قرار دینے والے کو ہم نے بتایا بھی کہ یہ مذاق نہیں ہے. ان کو یہی بات بتاتے بتاتے ہم بھی اسی کورونا وبا کا شکار ہو گئے. بازاروں میں بلا وجہ نکلنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جتنا بھیڑ بھاڑ میں ہم جائیں گے اس بیماری کو ہم مزید تقویت دیں گے. خیبر پختونخوا میں کورونا کے سب سے زیادہ پازیٹیو کیسز پشاور میں رپورٹ ہوئے. مولک وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہونے والے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سماجی دوری کورونا کے خلاف مؤثر ہتھیار ہے. اب تو چونکہ لاک ڈاؤنز بھی کھل چکے ہیں، حکومت نے عوام کو اجازت دے دی ہے کہ اپنی روزمرہ معمولات کو صحیح طریقے سے کریں، تو اس آسانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کریں گے کہ تمام حفاظتی تدابیر، جس میں ماسک پہننا ہے، ہاتھ دھونا ہے، اگر کھانسی ہو یا زکام ہو اور بندے کو چھینک آئے تو وہ اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھے. اس کو سیریسلی لیں، یہ ایک حقیقت ہے. کورونا پوری دنیا میں ابھی تک کورونا کا کوئی ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی اس کی ویکسین ہے. تو سب سے بہتر ہمارے پاس ہتھیار ہے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے احتیاط. حکومت نے روزگار کی فراہمی اور معیشت کے پہیے کو رواں رکھنے کے لیے سیاحت سمیت بعض شعبوں کو کاروبار کے لیے کھول دیا ہے. تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی ہدایات پر من و عمل کیا جائے. عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس رپورٹ کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کو بالکل بھی مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے. اور جو لوگ بھی اس کے حوالے سے پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈرایا جا رہا ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے جن کو کورونا وائرس ہوا تھا اور اس کے بعد وہ صحتیاب ہو گئے ہیں. لیکن اس حوالے سے حکومت پاکستان اپنے تمام تر اقدامات کر رہی ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ہیلپ لائن کا اجرا کیا گیا ہے جو کہ 1166 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واٹس ایپ نمبر بھی لانچ کر دیا ہے جس کے بعد آپ کورونا وائرس کے حوالے سے جو آگاہی ہے وہ آپ کو فراہم کی جائے گی، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس پر وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں رضوان عارف اپنی اس رپورٹ میں. NCOC ملک بھر میں کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ، آگاہی اور معاونت فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے. طبی عملے کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے 1166 اور واٹس ایپ ہیلپ لائن کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس سے ملک بھر سے طبی عملے کو اپنے مسائل حکومتی نمائندوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی. یہ دونوں ہیلپ لائنز 8 جون سے فعال کر دی جائیں گی. NCOC کے ساتھ مل کے ہم ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ منڈے سے سٹارٹ ہوگا. یہ اسپیسیفکلی ہمارے ہیلتھ ریلیٹڈ ورکرز کے لیے ہے. ان کی جو کمپلینس ہوتی ہیں، جس طرح ان کو پرسنل اکوپمنٹ PPE کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں، وینٹیلیٹرز کے بارے میں، ہاسپٹل کی کوئی کمپلینس ہوں گی ہم وہ لانچ کریں گے. تو ان کو پرسنل کوئی ایشو ہے وہ اپنی خود بھی ذاتی کمپلین بھی درج کروا سکتے ہیں. سو پبلک کو تو ہم پہلے بھی کیٹر کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے دوسرا فار اینڈ NCOC اور گورنمنٹ کی کولابوریشن کے ساتھ جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے. اس کے علاوہ NCOC کی ویب سائٹ پر عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے معلومات عامہ کے پیغامات اور دنیا بھر سمیت پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے ڈیٹا موجود ہے. NCOC کی ویب سائٹ پر کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے معلومات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بالکل جی، 1122 کی ہیلپ لائن ہمارے پاس موجود تھی. ہمیں کسی بھی ہنگامی صورتحال کا اگر سامنا ہوتا تھا، لیکن اب کورونا کے حوالے سے 1166 یہ وہ نمبر ہے جہاں ہم رابطہ کر سکتے ہیں. بہت ساری معلومات یا جو بھی ریکوائرڈ ہمیں انفارمیشن چاہیے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، یہاں سے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. کورونا ہی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے علی معین نوازی صاحب. تجزیہ کار ہیں، آپ اکثر ان کے کالمز بھی پڑھتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوان طبقے کو. تو علی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. علی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ ہمارے نیوز شو کے لیے وقت نکال رہے ہیں. آپ چونکہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اس وقت ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے کورونا سے آگاہی کے متعلق. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہاں کہاں کوئی کمی ہے، کچھ اس بارے میں بھی بات کیجیے گا. جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دراصل
कोविड-19 की जो वबा है, पैंडेमिक है, इसको रोकने के लिए तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज एहतियाती तदाबीर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि अभी तक इसका इलाज या कोई वैक्सीन तो आई। तो हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरे माशरे को इस चीज को ओन करना है, उनको कन्विंस करना है, गवर्नमेंट ने भी, एक्सपर्ट्स ने भी, कि वाकई ही ये डिजीज बहुत खतरनाक है और आप हर जगह, हर जिंदगी की लम्हे में एहतियात करें। और हमने इसके साथ तकरीबन जब तक वैक्सीन नहीं आती इसी तरह जीना है। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग या इसमें वो सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में भी आप देखें वो कहते हैं कि जी हमने तो नहीं देखा कोरोना या हमें समझ नहीं आती, विच इज अंडरस्टैंडेबल। ऑब्वियसली इसमें लिटरेसी, एजुकेशन, एक्सपोजर का भी एक आंसर होता है। तो हमें क्लियर एक मैसेज देने की जरूरत है, चाहे नौजवानों को हो, चाहे सोसाइटी को हो, जो एक्सपर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की हर तरफ से आना चाहिए कि हमने यूनिफाई हो के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है और इस डिजीज से लड़ना है। जब तक वो यूनिफाइड मैसेज नहीं आएगा तो फिर शायद ये बेहतियाती जो हमने ईद पे देखी, उससे पहले देखी, वो चलती रहेगी। सही है। अली, मुझे ये बताइएगा कि चूंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तमाम जो यूथ है वो घर पे बैठी हुई है, आप खुद भी यूथ तबके से ताल्लुक रखते हैं और आपने अपने ज़माने तालिब इल्मी में पूरे पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो हमारी नौजवान नस्ल आजकल घरों में बैठी हुई है, अपने टाइम को वो किस तरह से अच्छे अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं? जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बल्कि आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी आई कि मेरे जानने वाले थे, वो अमेरिका में तालिब इल्म थे, लॉकडाउन के अंदर बेचारे डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर। तो ये जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट है इस लॉकडाउन का, स्पेशली नौजवानों के लिए कि वो स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये एक बड़ा सीरियस मसला है। तो नौजवानों को चाहिए कि अपने आप को सबसे जितना हो सके पॉसिबल इंगेज रखें, चाहे अपने लिए कोई न कोई टास्क रखें, उनको अचीव करें, सोशली जितना अपने आप को इनफैक्ट मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू रख सकते हैं उसको रखें। और ये पेरेंट्स के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक हमें इस पूरे पैंडेमिक के अंदर ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कोई हमें डिप्रेस लग रहा है, कोई हमें लग रहा है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है या परेशान है, तो हम उससे जरूर पूछें, हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी लाइफ में डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है ये सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा, मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और इसके लिए भी हमें यकीनन इक़दाम करने की जरूरत है। हम ये देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रिक्वेस्ट की अपने नौजवानों से कि जी आप बाहर निकलें, हुकूमत का हाथ बटाएं, हुकूमत का साथ दें। और हमने देखा कि टाइगर फोर्स के लिए 10 लाख जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवाया। आप इस तमाम चीज़ को किस तरह से देखते हैं? नौजवानों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना इस एक सूरत हाल के अंदर, जिससे हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा बिगाड़ भी पैदा हो सकता था और अभी भी ऐसे चांसेस हैं कि हो सकता है। कितने कारआमद हो सकते हैं हमारे नौजवान? खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगी टाइगर फोर्स के हवाले से। जी देखिए, वॉलंटियरिज्म एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, उसमें बिल्कुल इंकरेज करना चाहिए नौजवानों को पार्टिसिपेट करने के लिए, और हुकूमत की तरफ से भी अच्छा एग्जाम है। लेकिन उस वॉलंटियरिंग का कोई अच्छा एंड रिजल्ट भी हमारे सामने आना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि टाइगर फोर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, अवेयरनेस किस तरह दी जाती है, उनको सुपरवाइज किस तरह किया जाता है और वो कितनी संजीदगी से जाके अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं। तो अगर तो ये अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हुआ तो एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन अगर इसमें बिगाड़ आ गई या तो इसके अंदर नौजवान फटना शुरू हो गए तो फिर उसके अपने मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस देना मेरा ख्याल है हर शख्स की जिम्मेदारी है, नौजवान हो या ना हो, लोगों को समझाना अपने इर्द गिर्द कि हमने इस वबा से बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे के लिए। बिल्कुल जी, इस वक्त ये बहुत ज्यादा अहम है, आपने सही फरमाया। अली मोइन नवाज़िर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे, खासतौर पर नौजवान इस वक्त कितने करामत साबित हो सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट की, इस बारे में हमसे बात कर रहे थे। अली से हमने बात की है और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और यकीनन इसकी जानिब से रोल प्ले किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इसके बनाने का जो मकसद है वो यही था, जितना इस पर काम किया गया है कि वायरस के अदम फैलाव के हवाले से जो आगाही है वो आवाम तक पहुंचाई जा सके। लेकिन आगाही का ये जो काम है ये कोई इतना भी आसान नहीं है अगर जितना आमतौर पर समझा जाता है कि जी आप टीवी स्क्रीन पर आ गए, आपने लोगों से कह दिया, लोगों ने आपकी बात मान ली और जी तमाम मामला ठीक हो गए। ऐसा नहीं है,
बल्कि बहुत सारी जगहों पर आपको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोगों को समझाना पड़ता है। हर एक का अपना एक माइंड है, माइंड सेट है, हर एक का अपने जहन है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो एक एनसीओसी ने पाक करने के बाद मोबाइल ऐप का इजरा किया है। मैं चाहूंगी कि अगर उस बारे में अगर हम थोड़ा बात करें। असमा, चूंकि आईटी का दौर है और इस दौर में सबसे आसान तरीका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम वक्त में बात पहुंचाने का तरीका यही है कि उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से ही कुछ ऐसे तरीकों से एक्सेस किया जाए कि उन तक बात पहुंचा दी जाए। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, पाक निगहबान, जो कि आपको मुल्क में जितने भी वेंटिलेटर्स हैं या बाईपेप वगैरह की सहूलियात जिन अस्पताल में मौजूद हैं उसके बारे में आगाही देगी और उसके अलावा आपको बताएगी कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाता है तो कौन से अस्पतालों में आपको जाने की जरूरत है और किन अस्पतालों में जाकर आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है। बिल्कुल जी, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप जो है काम करेगी, कब मैं और आप यानी आम आवाम जो है अपने अपने मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल की इंतजामिया है उनको आपस में लिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुल्क भर में कोरोना वायरस के अदम फैलाव, आगाही और मुआवनत फराहम करने के लिए कौमी जज्बे के तहत दिन रात मसरूफ अमल है। आवाम को दरपेश मसाइल को फौरी हल करने के लिए एनसीओसी ने पाक निगहबान मोबाइल ऐप का इजरा किया है। RMS सिस्टम में हमने पाकिस्तान के वो सारे हॉस्पिटल्स जिसके अंदर कोविड के बेड और वेंट्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे हमने इस एक सेंट्रल रिपोजिटरी में हमने स्टोर किए हैं। यूनिफाइड सिस्टम इस किस्म का पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा बनाया गया है कि सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम स्टोर करके विजिबल करें हेल्थ केयर वर्कर्स को भी और पाकिस्तान के आम सिटीजन्स को भी। फर्स्ट फेज में हम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को जनरली अवेलेबल कर रहे हैं ताकि वो हेल्प करें किसी ऐसे कोविड पॉजिटिव आईडी पेशेंट के लिए जिसको इमीडिएटली किसी बेड या वेंट की जरूरत है। तो आप अपने मोबाइल हैंडफोन के ऊपर, चाहे वो एंड्रॉयड का फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, उसके ऊपर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको नजर आएगा कि नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल जहाँ पे बेड और वेंट अवेलेबल है वो आपको नजर आएगा इस ऐप के अंदर, और फिर ये ऐप आपको ऑटोमेटिकली नेविगेट करके लेके जा सकती है आपकी करंट लोकेशन से उस जगह पे जहाँ पे ये बेड और वेंट अवेलेबल है। आवाम को कोरोना वायरस के हवाले से तिब्बी सहूलियात मुहैया करने वाले अस्पतालों की मालूमात फराहम करने के लिए पाक निगहबान मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई गई है, जिसकी मदद से आवाम अपने करीबी अस्पतालों की बासानी तलाश कर सकेंगे। पाक निगहबान ऐप गूगल ड्राइव और covid.gov.pk के डैशबोर्ड पर भी दस्तयाब है। मुल्क भर में 1110 अस्पतालों को पाक निगहबान ऐप से मुंसलिक किया गया है। इस ऐप की मदद से इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोई भी शहरी अपने नजदीकी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड की दस्तयाबी की आगाही हासिल कर सकता है। पाक निगहबान ऐप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जिंदगियां बचाने में इंतहाई मुआवन साबित होगी। एनसीओसी ने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का भी इजरा किया है। RMS सिस्टम के जरिए सूबे अपने अपने एरियाज में अस्पतालों के अंदर मौजूद सहूलतों का जायजा ले सकते हैं और अस्पतालों की इन्वेंट्री को भी चेक किया जा सकेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, कोरोना की हम बात कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर तबका, हर शुबा ही जिंदगी का जो है मुतासिर हुआ है। और जी जब हम अपनी बात करते हैं, अपनी हिफाजत के हवाले से बात करते हैं, तो हमारी स्किन हमारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे लिए बहुत सारी जल्दी अमराज जो हैं सब फूट पड़े हैं और ये कोरोना ही की वजह से फूट रहे हैं। कौन कौन से अमराज हैं इन पर हम बात करेंगे, इनका तदारुक क्या है, इलाज क्या है, कुछ इस बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर सैयदा सकीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं अमराज जिल्द की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैयदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ डॉक्टर साहिबा। पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल रही हैं, आज भी वक्त निकाल रही हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। डॉक्टर साहिबा, हम ये देख रहे हैं खातून होने के नाते, आप भी चूंकि खातून हैं, तो पहले मैं कुछ खवातीन के मसाइल पर ही बात कर लेती हूँ। खवातीन का सबसे बड़ा मसला जो होता है मेरे ख्याल में, वो थोड़ा सा अगर हम लाइटेड उसमें बात करें मूड में, तो यही है कि उनको खूबसूरत दिखना होता है, अच्छा दिखना होता है, बेहतर दिखना होता है। पार्लर्स आजकल बंद हैं और हमारी खवातीन ये समझती हैं कि जब तक हम फेशियल नहीं कराएंगे, स्किन ब्लीच नहीं करेंगे, हम तो खूबसूरत दिख ही नहीं सकते। अब कोरोना की वजह से आप तो इंटरैक्ट नहीं कर सकते, घर पे भी किसी को सर्विसेज के लिए नहीं बुला सकते, तो कुछ ऐसी चीजें हमें बताएं कि ये अब जो हमारी स्किन के प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो गए हैं, एक्नी है, छाइयां हैं, कुछ और चीजें, कैसे इनसे निपटा जाए मैम?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली अब काफी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस मसले की वजह से परेशान है कि हम जाएं तो किधर जाएं। कोरोना की वजह से हम जा नहीं सकते पॉलिस में। कुछ बेसिक चीजें हैं जो जनरली वैसे भी फॉलो करने चाहिए। अगर आप कोरोना के अलावा भी अगर बात करें, जब घर पे हो तो अपनी हाइड्रेशन का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपको जितने भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसमें एक्नी है, अगर स्किन पे बहुत एक्सेसिव ऑयल होगा, आप पानी का इंटेक अच्छी नहीं रखेंगे या अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स बार बार फेस करने होंगे, जिनमें पिगमेंटेशन है, स्किन पे एक्नी है, कलर डल हो जाना है। एक तो डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल, और दूसरा ये कि आप एक्स्ट्रा जो अपनी केयर कर सकते हैं उसमें अपनी फेस की क्लेंजिंग घर पे खुद कर सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अर्के गुलाब यूज कर सकते हैं एज अ टोनर। बेसन बहुत फेमसली यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज है, होम रेमेडीज, जो कि नॉर्मली लोगों को डैमेज नहीं कर रहा होता, नुकसान नहीं दे रहा होता, आप वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं घर के उसमें। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि हमने देखा है अक्सर दफातर में और शॉपिंग मॉल्स के सामने सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। अब कुछ लोगों का इसके बारे में ये कहना है कि उससे आपकी जो स्किन है, जिल्द है, वो खराब होने के खदशात उसमें होते हैं। तो इस पर आप जरा रोशनी डालिएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि जो सैनिटाइजिंग गेट्स हैं वो आपकी जिल्द के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेटली इस बात में वैसे है सच्चाई काफी हद तक, क्योंकि जो इसमें ज्यादातर डिसइंफेक्टेंट के अंदर स्प्रे इस्तेमाल किया जा रहा है वो कुछ आपकी स्किन के ऊपर स्टे बहुत देर तक करता है, प्लस ये है कि कुछ स्किन से भी ज्यादा आंखों के लिए वो नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो मजबूरी है वॉक थ्रू गेट्स अगर आपने जाना भी है तो ट्राई टू कवर योर फेस, जितना आप फेस को अगर कवर कर सकते हैं, हाथों को, क्योंकि आपकी स्किन वहाँ की थिक होती है तो वहाँ इतना नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन आपकी जो आंखें हैं या आपकी जो चेहरे की जिल्द है वो ज्यादा पतली होती है, वहाँ पे रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आप वो एरिया थोड़ा सा अगर कवर कर ले तो बेहतर हो जाएगा उसमें। अच्छा सैयद, डॉक्टर साहबा कुछ ये फरमाइएगा कि एक्सटर्नली तो हमने बात की, हम अपनी स्किन के ऊपर क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें बज़ाहिर जो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं उनसे निपटने में मदद दे सकती हैं। स्किन के हवाले से अगर हम बात करें या ओवरऑल हमारी जिस्मानी सेहत के हवाले से हम बात करें, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हमारे घर के अंदर मौजूद हैं जो हम खा सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाएं और ऐसे में हम फ्रेश भी दिखाई दें घर के अंदर रहते हुए, बगैर कोई पार्लर से सर्विसेज लिए। मेडिसिन की अगर हम बात करें ना, तो मल्टी वाइटामिन्स आजकल वैसे ही कोरोना की वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी आपने बूस्ट करनी है तो उसमें बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और वो मल्टी वाइटामिन्स जिनके अंदर स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं वो मल्टी वाइटामिन्स जिनमें जिंक हो, बायोटिन हो, या फिर गुड क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। आपको बहुत सारे ब्रांड्स लोकली अवेलेबल मिल जाते हैं, और इसके अलावा आप विटामिन सी के टैबलेट्स ले सकते हैं जो बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। आप इनमें से किसी भी इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो कि नॉर्मली हार्म नहीं करता, और 1 टैबलेट आपने डेली के हिसाब से लेनी है, और मिनिमम 1 मंथ एटलीस्ट आपको लेनी पड़ेगी ये टैबलेट। ठीक है जी, डॉक्टर सैयदा सकीना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। स्किन के हवाले से जो भी हमारे कंसर्न्स हैं उनके जवाब दे रही थी। बहुत शुक्रिया मैम आपके बात के लिए। और जी हमारे घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें अगर मौजूद है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है इन दिनों में। और जी जूसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट तो मैंगो है, मुझे मैंगो शेक बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन लोग अगर कहीं से भी कुछ ऐसा मिलता है, अमरूद के बारे में कहा जाता है जो विटामिन सी से भरपूर होता है, अगर आपको कहीं से मिल जाए आजकल के मौसम में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीगर अगर कहीं से कीनू भी आपको स्टोर हुआ हुआ इवन अगर मिल रहा है तो वो भी आप इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और मल्टी विटामिन जो हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब ने बताई थी, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से लिए जा सकते हैं। मेडिकल स्टोर तो आजकल 24 घंटे ही ओपन है, आप जा सकते हैं, ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बेहतरीन नताइज होंगे। ऐसे ही और इसके अलावा जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, इससे ये होता है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती और आपको जो जिल्द वगैरह के अमराज हैं वो बिल्कुल भी आपको उसका सामना नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा शिमला मिर्च के बारे में कहा जाता है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को काफी ज्यादा वो मजबूत कर देती है। तो इसका इस्तेमाल चूंकि आजकल के जो दिन हैं इन दिनों में हमें वही चीजें इस्तेमाल करनी है जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत तेज हो सकती है। बिल्कुल जी, ये जो हम लोग आदि हैं ना बर्गर्स खाने के और इस तरह की चीजें जो हैं जंक फूड, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी भी मैं देख रही होती हूँ कि बहुत सारे चेन्स वैसे खुले हैं जंक फूड्स के, वहाँ पर ये चीजें होती दिखाई दी। बहरहाल जी हमारे पास एक फौरी खबर आ रही है, बताया हमें जा रहा है कि मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद अब से थोड़ी देर में ही मीडिया से बात करने वाले हैं। जो ही वो अपनी गुफ्तगू का
आगाज करेंगे। हम यकीनी तौर पर आपको वहां पर बराह रास्त लेकर चलेंगे, लेकिन अभी कुछ जब हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, स्किन के हवाले से हमने बात कर ली, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है, इस पर बात कर ली। कुछ दुनिया भर के नक्शे पर नजर डालते हैं कि वहां कोरोना ने क्या असरात छोड़े हैं। असल हमें बताया जा रहा है कि 4 लाख के करीब अफराद की तादाद हो गई है जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जान से गए हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ अगर हम बात करें मजमूई केसेस की पूरी दुनिया में, तो वो तकरीबन 68,44,000 से अब तजावुज कर चुके हैं, और इसमें जो 33,35,000 अफराद हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर अपने घरों की जानिब लौट चुके हैं। इटली के बारे में काफी ज्यादा कहा जाता था कि वहां पर इसने बहुत ज्यादा हमला कर दिया है, तो अब ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात हैं उसकी शरह में कमी देखने को मिली है, और गुज़िश्ता रोज वहां पर 85 अफराद हलाक हुए हैं, और इससे पहले जुमेरात को वहां पर तकरीबन 88 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। और जो इसके मुसद्दिका केसेस की इत्तलात के बारे से अगर बात की जाए तो ये देखने को मिला है कि उसमें एकदम से तेजी देखने को मिली है। आसमा बिल्कुल जी, बहुत सारे ममालिक में कोरोना जो है बहुत ज्यादा फैलता चला जा रहा है, और वही हो रहा है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। अगर एहतियात नहीं बरती गई तो इन केसेस में इससे भी कहीं ज्यादा इजाफा हो सकता है। रुख करेंगे अमेरिका का, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। बहुत कोशिशें की जा रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब तक की अगर बात करें तो 1,11,000 से ज्यादा कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। 19,66,000 के करीब अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर बताए जाते हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर ये लोग मौजूद हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और दूसरे नंबर पर अब भी आ चुका है ब्राजील, और बताया जा रहा है कि अब तक 35,000 से ज्यादा अफराद यहाँ पर हलाक हुए हैं। गो के हलाकतों की तादाद यहाँ कम है, लेकिन लपेट में ले रखा है, और पाकिस्तान भी उसी वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा है जिस वबा से हम सब दो चार हैं। ऐसी सूरत हाल जिसमें कि दुनिया के अच्छे अच्छे मुल्क जो कि अपनी एक मईशत, जिनकी मजबूत मईशत थी, जिनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलप था, और हर तरह से वो इस वबा से वबा को टैकल करने के लिए अपनी सलाहियत रखते थे, लेकिन हमने ये देखा कि ये एक ऐसी वबा है जिससे कि बावजूद ये सारी चीज़ें होने के वो इसको हैंडल नहीं कर सके। जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन हुआ, जो अमवात हुई, जिस तरह के खाने पीने की चीज़ों में कमी आई, जिस तरह के उनका पूरा एक सिस्टम पैरालाइज हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल से हमारी हुकूमत इमरान खान की क़यादत में जिस तरह से इस वबा से हमने डील किया, वो एक मिसाल रखती है, और दुनिया में कई जगहों पे उसकी पजीराई भी हो रही है। हमने जो सबसे पहले काम किया वो यही था कि हम उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, उनके बारे में सोच सकें जो कि अपने कारोबार दिहाड़ी के हिसाब पे करते हैं, या छोटे कारोबार हैं जिनको कि जब तक वो दिन में वो पैसे न कमा लें जिससे कि वो अपने बच्चों के लिए खाना ले सकें। हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जो कि एहसास प्रोग्राम था, जिससे कि 1,50,000 खानदानों को अब तक 120 अरब रुपए से ज्यादा की रकम तकसीम की जा चुकी है। ये मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए, और साथ ही साथ में हुकूमत ने एक ऐसा इदारा बनाया जिसको कि NCOC कहते हैं। ये वो इदारा है जिसने कि बहुत ही कमिटमेंट के साथ, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिसको कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तौसीक जिसकी दी, और एक ऐसा लाहे अमल बनाया जिससे कि हम इस वबा से नबर्दाज़मा हो सकें। हमने जो भी NCOC में फैसले किए उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, और हर तरह के जो लोग रेलेवेंट लोग हैं वो उसमें डाटा इकट्ठे करते थे, और डाटा की डे टू डे आवरली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग करते हुए एक हिकमत अमली तरतीब देते थे जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जाती थी, और फिर उसके बाद फैसले होते थे।
آج بھی اسد عمر صاحب نے اور ہم روز پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتے تھے، ہم نے عوام کو پوری طرح سے باخبر رکھا کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، جو اکوپمنٹ ہے، جو اسپتالوں کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر قسم کا پروگرام ترتیب دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جو نقصان ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس کا ہم نے بھی تخمینہ کیا ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں آج بھی اسد عمر صاحب نے جو کہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور پوری تفصیل سے کہ ہم کس طرح سے اس وبا سے ٹیکل کر رہے ہیں اس کی پوری انہوں نے عوام کو ڈیلی بیسس پہ جس طرح کرتے ہیں وہ آج بھی انہوں نے اس کی خبر دی۔ اب اس دوران میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک بے یقینی کی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا، جس میں کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے، جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے، تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے۔ تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا، اور آج جو ہے تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے ہر قسم کی بے یقینی اور غلط باتیں کی، اس کا جواب جو ہے تو وہ ان کو مراد سعید دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ اور شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب۔ میں بغیر ٹائم ضائع جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے 4 نکات تھے اس کے۔ ظاہری سی بات ہے کہ فرزند زرداری جب بھی آتے ہیں تو میرے خیال سے یا تو تقریر نویس کو بدل دے کہ وہی رٹائی جو تقریر ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، خود بھی پرچی کے اوپر آئے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پرچی کا سہارا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ 4 پوائنٹس انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اٹھائے، اور 40 منٹ کی پریس کانفرنس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ حکومت نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں۔ تو وہ 4 پوائنٹس تھے، ایک یہ کہ حکومتی اقدامات اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبوں کو ابھی تک وفاق کی طرف سے کیا کچھ ملا ہے، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ NFC کے اوپر آ کے انہوں نے بات شروع کی، اور چوتھا کہ کشمیر کو بھی بیچ میں لے کے آئے۔ تو میں 4 پوائنٹس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عالمی وبا اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی مضبوط معیشت ہے، دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم کس طرح اس عالمی وبا کے سامنے بے بس ہو چکا۔ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک اموات ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یورپ ہے، برطانیہ کے اندر باقی ممالک جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم بھی تھا اور اکانومیز بھی مضبوط تھے، وہ پاکستان اس عالمی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ فرزند زرداری سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے ابو زرداری کا اس وقت علاج کون سے ہسپتال میں ہو رہا ہے، جب ان کو اپنے ہسپتالوں کے اوپر خود اعتماد نہیں، تو ہم اسی ہیلتھ سسٹم کے اندر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اپوزیشن کی جماعت ہے، شریف خاندان، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیشہ سے سرکار کے اور عوام کے پیسے پہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ہیلتھ کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ نمبر 2 یہ کہ معیشت یہ کہ قرضوں کے دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ نے اس وبا کا مقابلہ کرنا تھا کہ جس میں اکانومیز بھی جو ہے مضبوط وہ بھی کولیپس کرنے جا رہی ہے۔ جب یہ عالمی وبا آئی پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں کیا فیصلے کیے اور کیا اقدامات ہوئے؟ عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے کہ ان کا روزگار بند نہ ہو،
ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ان کو صحت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو جو اپنے غریب طبقہ پاکستان کے اندر کے غربت 25% سے زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اپنے غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے والوں کے لیے 1 کروڑ 20 خاندانوں سے زیادہ لوگوں کے لیے 12,000 فی خاندان انہوں نے 144 ارب کا پیکج لے کے آئے، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھا۔ اپنے انڈسٹریز کے لیے عمران خان نے اربہ روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ لوگوں کو روزگار سے نہ نکالنے کی صورت میں وہ کاروباری طبقہ جو لوگوں کو مالی بحران کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، آپ پاکستانیوں کو نوکری سے نہ نکالے، ان کے لیے بھی پیکج لے کے آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس احساس پروگرام جو تھا، جو شروع ہوا تھا غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر اس عالمی وبا کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید مل گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ پیسے مل گئے، تو دنیا نے اس پروگرام کو سراہا۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو پی پی ای کٹس مہیا کیے، ان کو ماسک بھیجے، اور وہ پاکستان جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 تھی، آج آپ 30,000 تک اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی لے کے گئے۔ میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ 70 سال میں نہیں کر چکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب یہ وبا آئی تو پی پی ای کٹس کو امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ آج پاکستان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سینیٹائزر آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ماسک آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی مل گئی۔ تو 2 مہینے کے اندر ہم نے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو دیہڑی دار، مزدور، رکشے والا، ڈرائیور، وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے، ریڑھی والا، چھوٹا دکاندار، ان کے لیے عمران خان ٹوٹل 1200 ارب سے زائد کا پیکج لے کے آئے، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج بنا، بلکہ ہمارے خطے کے اندر جن کی معیشتیں ہم سے اچھی ہے ان سے بھی بڑا پیکج ہم اس عالمی وبا کے اندر لے کے آئے۔ صحت کی سہولیات آپ نے اپنے اسپتالوں کو سہولیات دینا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً جو ہم آن لائن سسٹم ایک لے کے آئے کہ تمام ہسپتالوں کو 15,450 ہاسپٹل جو پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک موبائل ایپ کے تھرو سب کو ہم نے آن لائن سسٹم کے تھرو کنیکٹ بھی کرنا ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہی بات ہو رہی تھی، مطلب حیرانگی دیکھیے کہ آج اسد عمر صاحب جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ اقدامات کے اوپر دے رہے ہیں۔ جب فرزند زرداری پریس کانفرنس کرنے لگے تو نیچے جو ٹکر چل رہے تھے وہ حکومتی اقدامات سے چل رہے تھے، لیکن اس حکومتی اقدامات کو اگنور کر کے پتہ نہیں کہ ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے۔ آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، ساتھ میں فرزند زرداری کی بھی سمجھ آتی ہے، تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ اس وقت تقریباً 20,000 سے زائد ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹرین بھی کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، اس میں کیا ہوا کہ اس وقت 848 مقامات کے اوپر آپ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کے تحت جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکومت نے 1200 ارب سے زائد کا پیکج تو دے دیا، لیکن ہم نے لوگوں کو غربت سے بھی بچانا ہے، ان کو ان کی بیوی بچوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ مناظر آپ نے کراچی کے اندر دیکھے، سندھ کے اندر دیکھے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو جو مزدور طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا، وفاقی حکومت نے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کی امداد پہنچا دی، لیکن جو آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا، راشن کسی کے گھر نہیں پہنچا، بجائے اس کے کہ آپ کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور جب سڑکوں پہ آ گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے وبا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھا۔ 1311 مارکیٹ اس وقت تک سیل کی جا چکی ہے، یہ جو آپ نے ایس او پیز دیے تھے جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ 83 انڈسٹریل یونٹس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ 2221 گاڑیاں جو تھی جنہوں نے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا ان کو بھی جرمانہ کیا گیا اور ان کے اوپر بھی کارروائی ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لیب تھے
وہ 2 سے बढ़कर अभी 70 हमारे लैब बन गए हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी आपके 100 से बढ़ के 30,000 तक जा चुकी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 महीने का बता रहा हूं, आपके 70 साल में जो कुछ पहले इसके कोई इकदाम ही नहीं हुए थे। 50 बिलियन इन्होंने कहा कि सेहत के लिए क्या दिया, 50 अरब मजीद सेहत के लिए दे दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। सैनिटाइजर का मैंने बता दिया कि पाकिस्तान आजकल एक्सपोर्ट की तरफ भी चला गया। N95 मास्क का मैंने बता दिया, PPE किट्स का बता दिया। ये 2 महीनों के अंदर वफाकी हुकूमत ने ये कैपेसिटी बिल्ड की। अब मैं आता हूं जरा चंद सवाल आपसे भी करता हूं, क्योंकि आपने NFC की बात की है, 18वीं तरमीम मौजूद है, तो सूबाई हुकूमतों की भी कुछ जिम्मेदारी थी। आपने वादा किया कि हम लोगों को राशन पहुंचाएंगे। आपकी 3 वज़रा के मुख्तलिफ बयानात सामने आ गए। 1.5 लाख राशन का वादा किया, 3 लाख राशन देने का वादा किया, और फिर 5 लाख लोगों को राशन देने का वादा किया। आज तक रूही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। रोजाना आपकी तरफ से भाषण जरूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। दूसरी चीज कि आपसे हम पूछते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तो सेहत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, हम आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, हम आपको साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। NCOC के जो इक़दाम है वो सब मिला के वो भी कर रहे हैं। हम आपको यहां से तो एहसास प्रोग्राम के थ्रू लाखों लोगों को सिंध के अंदर 12,000 फी खानदान मिल गया, वो भी दे रहे हैं। लेकिन 5.5 करोड़ आपको पिछले 8 साल में मिला है सेहत के लिए, बजाय इसके कि आप उन 5.5 करोड़ का हिसाब दें कि आपने अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे फर्जंद जरदारी उनके अब्बू जरदारी का इलाज हो सके। तो आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर किसको यकीन होगा? अभी तक आप नहीं बता सके कि वहां पे आपका वजीर आला जो साथ बैठा होता है और एक्टिंग बड़ी शानदार करता है, और एक्टिंग क्यों करता है, उसकी बोखलाहट की वजह यह है कि जो JRT रिपोर्ट है, जो शुगर की रिपोर्ट सामने आ गई है, उसमें वो मरकजी किरदार है जरदारी के लिए। जरदारी की करप्शन में सहूलतकारी का किरदार उसने अदा किया। 5.5 करोड़ के ऊपर आपके वजीर आला के हल्के में जब बम ब्लास्ट होता है वहां पे एम्बुलेंस नहीं होता, स्ट्रेचर नहीं होता। आपकी लाड़काना के अंदर लोग जो है वहां पे उनके लिए कोई वैक्सीन, वो जो कुत्तों के काटने के वाकयात वहां पे बहुत बढ़ जाते हैं। 29,000 लाड़काना के अंदर पिछले 1 साल 2019 में कुत्तों के काटने के वाकयात हुए, वहां पे वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती, स्ट्रेचर नहीं होता। हम ये मनाजिर देखते हैं। मैं उस डॉक्टर फुरकान की बात क्यों ना करूं? वो डॉक्टर फुरकान मसीहा है, इस वक्त डॉक्टर फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करे। 5.5 करोड़ आपको मिला है 8 साल में। हर साल आपको अरबों करोड़ों रुपए मिलते हैं सेहत के लिए। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि उन डॉक्टरों के लिए कम से कम थोड़ी सी सहूलत दे रहे। पैरामेडिक स्टाफ जो इस वक्त वो हमारे लिए इस आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए अपनी जानों पे खेल की खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर फुरकान ईडिया रगड़ रगड़ के अपनी जान दे रहता है, उसके लिए आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। आपने वेंटिलेटर्स की बात की, 200 से ज्यादा 250 वेंटिलेटर्स हम सूबों को दे चुके हैं इस वक्त की हुकूमत। तो आपके पास कराची में उस डॉक्टर को देने के लिए एक वेंटिलेटर नहीं था। वो डॉक्टर की जो अहल खाना है उनकी आप फरियाद सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, दिल रोता है कि अगर आप एक डॉक्टर, एक मसीहा को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हम किस तरह तो करते कि आप दूसरों को कर लेंगे। और एक और सवाल हम पूछते हैं, सवाल ये पूछते हैं कि इस आलमी वबा में भी आपको करप्शन की पड़ी है, बजाय इसके कि आप फैसिलिटेट करते, सेहत के 5.5 करोड़ को सही तौर पे इस्तेमाल करते, बुनियादी जरूरियात वहां पे पूरी करते, वहां पे अपने लोगों के लिए हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर लेते। ये चीजें नहीं की। वो तो गई सारा का सारा पैसा, JRT की रिपोर्ट अगर हम पढ़ ले तो जरदारी के बैंक अकाउंट्स में चला गया। लेकिन कम से कम आप ये तो कर सकते थे कि अभी जो आपने करप्शन का एक नया केयर शुरू कर दिया कि जो प्राइवेट अस्पताल, उसमें डॉक्टर आसिम का भी अस्पताल है, उसमें बाकी भी अस्पताल है, कि जिस अस्पताल का खर्चा कम भी है आप उनके साथ मुआहिदा कर लेते हैं और एक पेशेंट का 200 पेशेंट का एडवांस में पैसा दिया जाएगा उन प्राइवेट अस्पतालों को, और 1,10,000 जो है वो एक पेशेंट के ऊपर आप 200 पेशेंट का एडवांस में पेमेंट करने जा रहे हैं। यहां भी आपको करप्शन की पड़ी है, आपको आवाम की फिक्र ही नहीं है। दूसरा कि आपने कहा कि भूख से कोई नहीं मरता, ये मुराद अली शाह बार बार कह रहा है। फरजंदी जरदारी की तो बात ही नहीं करते, उसने भूख कहां पे देखी है। बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है
आवाम का पैसा है, कौन का के ऊपर डाका डाल के वो पैसा है, उसके तो खर्चे चल रहे हैं, और उधर मुराद अली शाह सहूलतकार बैठा हुआ है, वो बैंक अकाउंट में मजीद पैसा दे देगा। लेकिन सिंध के अंदर ये कह रहे कि गुर्बत से कोई नहीं मरता। आप आम दिनों की हालत देखें कि 450, 550 हर साल सिर्फ सर के अंदर भूख से अमवात होती है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ जो है वो सिंध के अंदर है। बच्चों को पूरा खुराक नहीं मिलता, उनको खुराक ना मिलने की वजह से वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। आप कह रहे कि गुर्बत से कोई नहीं मरता, भूख से क्यों नहीं मरता, तो फिर क्यों ये लाड़काना के ऊपर, सक्कर के अंदर, हैदराबाद में, कराची में लोग सड़कों पर निकल आए थे, अपने लिए राशन मांग रहे थे, खाली बर्तन लेके सड़कों पे आए थे। आपने कुछ किया? राशन का पैसा, मैं सवाल करता हूं, कौम आपसे मुतालबा करती है? आप तो ये कहते हैं ना, इज़हारी राय की आजादी के ऊपर भी आपने बात की, आप कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? सवाल किया जाएगा, पैसा आपका नहीं है, कौम का पैसा है। हमने वेंटिलेटर दिए, पीपीई किट्स दिए, मास्क दिए, टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्ड कर दी, हमने हर सहूलत आप दे दी, सेहत के लिए पैसा भी दे दिया। वफाक ने जो लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ था उनको पैसा दे दिया, जो इंडस्ट्री मुतासिर हुई थी उनको पैसा दे दिया, जो छोटा दुकानदार मुतासिर हुआ था उनको पैसा दे दिया, जो लोगों की नौकरियां चली गई थी उनको 12,000 फी खानदान वफाक हुकूमत ने दिया। मैं सवाल करूंगा कि 62% पैसा जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास आता है, आपने क्या दिया? ये पैसा किधर चला गया? सेहत की सहूलत आप नहीं दे रहे। डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर नहीं मिलता, वो एड़िया रगड़ रगड़ के वहां पे अपनी जान दे देता है। मसीहाओं को आप अपनी पूरी सहूलियत नहीं दे रहे, तो ये पैसा किधर जा रहा है? राशन के नाम पे आपने करोड़ों अरबों रुपए तो रिलीज कर दिया, लेकिन आज तक सिंध के अंदर कोई ऐसा नहीं उठा कि उसने कहा कि मुझे राशन मिल गया। आपकी हुकूमत के तो मुतजाद बयानात आ रहे हैं कि इतने राशन दिए, इतने राशन दिए, तो उसका भी जवाब दे। असल में दूसरी चीज कि अपनी नाअहलों को छुपाने के लिए 40 मिनट की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेप आप नहीं बता सके कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि दूसरों को भी उसकी तकलीफ करनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको मर्दान याद होगा, मर्दान के अंदर मंगा के मकाम पे बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आए, उसको सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सील किया। सील करने के बाद लोगों के घरों में जा जाके राशन पहुंचाया, ताकि जिस तरह के सिंध के अंदर लोग सड़कों पे एहतिजाज के लिए निकल आए, ये मनाजिर ना हो और हम इस वबा को और इस जो पॉजिटिव केसेस आए इसको मजीद फैलने से रोक सके। वो क्या होता है कि वहां पे वो लॉकडाउन जो है कामयाब होता है, फिर उसके बाद राशन भी पहुंचा दिया जाता है, टेस्ट होते हैं, निगेटिव आते हैं, खोल दिया जाता है। यहां पे तो आपने पाकिस्तान की मईशत का, आपकी जुमात ने और नूर की जुमात ने पाकिस्तान की मईशत का जो हाल कर दिया था। अस्पतालों की हालत तो सबके सामने कि आप आज भी अपना इलाज नहीं कर सके, और सिंध के अंदर जो अस्पताल की इंचार्ज खातून थी उनका भी सुनने में आया कि वो खुद अपना इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पताल में करने चली गई। तो ये तो आपके अस्पतालों की सूरत हाल है। आपको इस पैसे का, राशन का पैसा, सेहत का पैसा, प्राइवेट अस्पताल से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इन चीजों का जवाब आपको देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरह आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सके कि कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। इन चीजों का आपको जवाब देना होगा। अब आते हैं इमरान खान के ऊपर, उन्होंने बात की। देखिए फर्क है, फर्क बुनियादी तौर पे ये कि दुनिया ने इस वक्त आपका एहसास प्रोग्राम एप्रिशिएट कर लिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है, उसको जरा पढ़ लीजिए कि दुनिया को जो गुर्बत के खात्मे के लिए हमारे इक़दामात है, जो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोग हुए थे, उसके जो इक़दामात है दुनिया उसको सराह रही है। इंडिया ने भी पूरा लॉकडाउन कर दिया था, आपने लॉकडाउन का नाम जरूर लिया, हिकमत अमली नहीं थी, सक्सेस स्टोरी नहीं थी, इक़दामात नहीं थे, विजन नहीं था, पॉलिसी नहीं थी, सोल्यूशन नहीं था। सिर्फ एक चीज कि बस सब कुछ बंद, उसके आगे क्या होगा, क्या करना है, आपने क्या करना है, लोगों को क्या देना है, कुछ भी आपके पास नहीं था। इंडिया के अंदर आपने सूरत हाल देखी, मोदी ने लॉकडाउन किया, लोग सड़कों पे निकल आए, न लॉकडाउन कामयाब हुआ, गुर्बत में इजाफा होता गया, लोग वहां पे किस हद तक चले गए और उनके इकॉनमी का क्या हाल हुआ। आपके पास उस चीज का भी जवाब नहीं है। इमरान खान ने इसमें जो एहसास प्रोग्राम किया, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, वर्ल्ड बैंक भी ये कह रही है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन का जो कहा था कि आप लोगों के टेस्ट करें, ट्रेस करें, TTQ ट्रेस करें, टेस्टिंग करें, क्वारंटीन करें।
آپ اسی سے زندگی بھی روا رکھ سکتے ہیں. SOPs کے اوپر عمل درآمد کا آپ کو کہا جا رہا ہے. لوگ پاکستانی قوم جس طرح کھڑی ہو گئی, اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کا اس میں ساتھ دیں گے تو اسی سے کامیاب ہوں گے. پاکستانی میڈیا, پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کے عوام, یہ تمام اسی طرح قوم کو ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں گے, اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ ہم نے زندگی بھی روا رکھنی ہے, ہم نے یہاں پہ اپنی معیشت کو بھی چلانا ہے, لوگوں کو مرض سے بھی بچانا ہے, غربت سے بھی بچانا ہے, اور اس مہلک بیماری کا مقابلہ بھی کرنا ہے. کشمیر کے حوالے سے بات کی, میں فرزندی زرداری آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 50 سال بعد کشمیر اس وقت 2 دفعہ نیشنل جو UN سیکیورٹی کونسل ہے کشمیر کے اوپر بیس ہوئی. کشمیر کو جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ عالمی فورم پہ عمران خان نے اٹھایا اور اب وہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا. کشمیر کاس کو عالمی اسلام کی ترجمانی جس طرح عمران خان نے کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ آپ کے دور میں آپ جا کے یہاں پہ تو نہ کشمیر کا مقدمہ اس انداز سے لڑا جو وارن ٹرن میں پاکستان اور عالمی اسلام کا نقصان ہوا, اس پہ آپ خاموش رہے. خاموش کیا رہتے, بلکہ آپ کے ابو وہاں پہ جا کے ان کو بار بار یہ کہتا رہا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ اور ہم شور مچائیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے. لیکن عمران خان نے عالمی اسلام کا مقدمہ لڑا, عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا, بلکہ کشمیر کا سفیر بنا, کشمیر کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. کشمیر کے اوپر تو پوری پاکستانی قوم متحد ہے. کشمیر ہمارا نیشنل کاز ہے, اس کے اوپر آپ کو تنقید کرنے کی کوئی بھی اجازت پاکستان کے اندر نہیں دے گا. جس انداز سے عالمی سطح پہ نمائندگی ہوئی, جس طرح کی اس کرائسس میں عمران خان نے پاکستان کے عام طبقے کا, آپ کو غربت کا پتہ نہیں, آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے, آپ کے اپنی صوبے میں اور آپ کے اپنے شہر میں آپ کی نظروں کے سامنے لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر بات نہیں کرتے, آپ اس کی اقدام نہیں کرتے. آپ کے شہر کے اندر ویکسین تک دستیاب نہیں ہوتی, بچوں کو کتے کاٹتے ہیں, اموات ہو جاتی ہیں, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. سر میں پانی اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے 550 450 ہر سال اموات ہو جاتی ہے, آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے, آپ اس کی اقدامات نہیں کرتے, آپ آ کے باقی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. میں آخر میں فرزند زرداری کو تو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کی کہ آج NCOC کی آپ پریس کانفرنس اور بریفنگ سن لیتے ہیں. آپ کا وزیر اعلیٰ جو کہ آپ کے ابو زرداری کے کرپشن میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ JIT رپورٹ میں نے پڑھی ہے, پوری پاکستانی قوم پڑھ لیں, اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. NCOC میں مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ پھر ریکٹیفیکیشن کے لیے آ جاتا ہے NCC کے پاس, وہاں پہ بھی تمام اس وقت صوبے مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, اتفاق ہوتا ہے, شام کو آپ کو کوئی اور ایشو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. آپ پاکستان کی جو اس وقت نیشنل یونٹی ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے, آپ 550 کروڑ کا حساب دیں, پھر جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, میڈیا چینل کے اوپر آپ آج اظہار رائے کی آزادی کی بھی بڑی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں چینلز کے اوپر نعرہ بازی کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ غلیظ قسم کی کمپین چلاتے ہیں. آپ کو اس کے اوپر بھی شرم آنی چاہیے. سوال ہوگا راشن کا پیسہ کدھر چلا گیا, باشن مزید نہیں چاہیے, 550 کروڑ ہیلتھ کا پیسہ کدھر چلا گیا, ہم نے آپ کو یہ سہولیات دے دی, آپ نے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ جو لوگوں کے نام پہ آپ نے پیسہ ریلیز کر دیا تھا اس پیسے کا آپ کو حساب دینا ہوگا. رہی بات انشاءاللہ جس طرح کے باقی کرائسس کا مقابلہ کیا, اس وقت عمران خان کی پوری توجہ پاکستان کے عام طبقہ ہے. پاکستان میں کبھی وزیر اعظم نے ان غریب لوگوں کو جو سڑکوں پہ سوتے تھے ادھر کبھی توجہ نہیں دی. عمران خان نے کیا کیا کہ آپ کے ابو نے تو 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے, پاکستان کے 800 کروڑ ان کا خرچہ تھا, ان کی سیکیورٹی کا اور بیرون ملک دوروں کا 800 کروڑ ان کے بیرون ملک دوروں اور سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہوئے. عمران خان کا نہ کوئی کیمپ آفس ہے, نہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں. آپ کے ابو ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی 5 کیمپ آفیسز, آپ کی وزیر اعلیٰ نے بھی, وزیر اعظم نے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے, قوم کا پیسہ تھا.